Hello, good evening. Hello. All right, so let's start with the next topic, inheritance and variation. बहुत ही important topic है ये हमारे लिए because this is listed as the second most important topic जिसमें से questions आते हैं. आगे जाके हम most important topics के ऊपर भी MCQs करेंगे तो आपको बने रहना है, right? और आपको अपने doubts post करते रहने हैं. So as you can see here, यहाँ पे हमने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लीस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लाइन किया है. तो आप इसमें देख सकते हो कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, राइट? 9.28% इज क्वाइट हाई बिकॉज सबसे हाईएस्ट जो है वो है 10.86, राइट? तो हमें इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. हम बिल्कुल भी इसमें लैग नहीं हो सकते. और तो और इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगी, इफ टू रिमेम्बर देम. इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे. आप इसके सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, इसके पहले मैं थोड़ा कुछ आपको आविया एकेडमी के बारे में बता दूं. So we are belonging to Avia Academy. We are based in Ambawadi, Ahmedabad, and over here, what we do is हम बच्चों को JW और नीट के लिए कोचिंग करते हैं. Now हमारी एकेडमी दूसरे सारे एकेडमी से डिफरेंट क्यों है, ये मैं थोड़ा आपको बताती हूँ. हमारे पास इतनी सारी ऑप्शंस है लेकिन फिर भी हमने क्लास स्ट्रेंथ बहुत ही मिनिमम रखा है क्योंकि हर बच्चे पे पर्सनल हम ध्यान दे सके. दैट इज ओनली 20 स्टूडेंट्स पर बैच. फास्ट फिलिंग बैचेस होते हैं तो आप एनरोल जल्दी कर लेना. ठीक है, हमारी सीबीटी टेस्ट सीरीज चल रही है संडेज को. इसमें आपको बहुत ही रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होगा जेडब्ल्यू का. पेन पेपर पे कब तक हम जेडब्ल्यू देते रहेंगे, हमें थोड़ा सीबीटी का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए. तो इसलिए आप यहाँ के एनरोल कर सकते हैं, दिए गए नंबर या वेबसाइट पर भी आप इंक्वायर कर सकते हैं. दूसरी चीज, अगर आप नीट की बात कर रहे हैं तो हम किस लेवल तक जाके नीट की प्रिपरेशन करेंगे, हम टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करेंगे अपने क्वेश्चंस कितने टाइम में हो रहे हैं. अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको हमें कम करना है. स्मार्टली कैसे चेक करने हैं, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं और ये सब, राइट? नीट अब से सिर्फ 4 महीनों में है तो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी काइंड ऑफ टाइम. और हम पूरा जो भी हमारे पास हार्डवर्क है, जो भी ब्रेन है हमारा और जितनी भी हमारे पास एनर्जी वो सारी की सारी इसमें हम लगा देंगे, है ना? तो दिस वाज अबाउट आविया एकेडमी. सेकंड थिंग, हम डेली क्विज भी लेते हैं आपके लिए. अब डेली क्विज क्या होता है? इट साउंड्स लाइक अ गेम बट डेली क्विज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. दैट इज हमारे जो लेक्चर्स होते हैं इसमें आपने पढ़ लिया, फिर कल आप वापस लेक्चर के लिए आएंगे तो उसके पहले आप एक टेस्ट देंगे, दैट इज डेली क्विज. और उसके बाद ही आप लेक्चर में बैठेंगे. तो इससे क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग होगी. पूरे साल में हम ऑलमोस्ट 40 to 45 जेडब्ल्यूज और नीट करवाते हैं, दैट इज एवरी संडे. तो आप बिल्कुल भी इस चीज को एस्केप नहीं कर सकते हैं. आपको बहुत ही अच्छे स्कोर्स डेफिनेटली मिल जाएंगे. ठीक है,
फिर हमारे फैकल्टीज की बात कर लूं, सो ऑन द राइट ऑफ माइन वी हैव कल्पेश सर, ही टीचर्स मैथमेटिक्स, उन्होंने बहुत सारे रैंकर्स प्रोड्यूस करे हैं जेडब्ल्यू में। देन वी हैव अमित सर, ही इज द को-फाउंडर ऑफ आर्या एकेडमी, ही टीचर्स केमिस्ट्री, उन्होंने भी बहुत सारे रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं। एंड दिस इज नंदन सर, ही टीचर्स फिजिक्स एंड उन्होंने भी बहुत सारे रैंकर्स जेडब्ल्यू एंड नीट में प्रोड्यूस किए हैं। एंड आई एम साक्षी मैम, आई टीच बायोलॉजी एज यू नो, एंड मैंने भी बहुत सारे रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं। सो एक साथ मिलके वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट? फाइन। सो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम आज तक पढ़ेंगे, राइट, दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कुछ चीजें जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हूँ, तो इस चैप्टर के लिए भी हम याद रखेंगे। ठीक है, सो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फाइन, नाउ इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम मेंडल के क्रॉसेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिर होता है हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, नाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो या डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो होता है, राइट? नाउ पहले तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या है? तो इट इज 3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या है? इट इज 9:3:3:1। यू हैव टू रिमेंबर दिस लिटिल डिटेल, दैट इज दोनों में 3:1 इज कॉमन फॉर मी। नेक्स्ट, डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो है, ये कितना है? Can anybody write in the comments? डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो कितना है? ये वाला, अच्छा डायहाइब्रिड क्रॉस का हम नीचे लिख रहे हैं ना, हाँ, तो इट इज 9:3:3:1। यहाँ पे इट इज 1:2:1 एंड डायहाइब्रिड का यहाँ पे जीनोटिपिक लिखेंगे 1:2:2:2:4:1:1:2:1। ठीक है, 1:2:2:4:1:2:1 is the ratio of the genotype of my dihybrid cross. Fine. तो अगर ये हमको याद है तो हम थोड़ा नियो मेंडलिज्म पे चलेंगे। ठीक है, नियो मेंडलिज्म, नियो मेंडलिज्म में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसके ऊपर आते हैं? पॉलीजीनिक, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। एंड दूसरा आता है क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल अलील्स, मल्टीपल अलील्स। तीसरा क्वेश्चन आता है किस पे? कोडोमिनेंस। एंड लास्ट वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसमें से ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन हम जानते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज मल्टीपल अलील्स एंड कोडोमिनेंस का एक कॉम्बिनेशन है, एक टॉपिक है जिसके लिए हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट वी विल डू। किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है बताओ? मल्टीपल अलील्स प्लस इसमें कोडोमिनेंस। इसका कौन सा आंसर है? ABO ब्लड ग्रुप, राइट? ABO ब्लड ग्रुपिंग इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। पहले तो यहाँ ब्लड ग्रुप्स लिख देंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स है। अब ब्लड ग्रुप्स के ऊपर एंटीजन कौन से हैं? एंटीजन है तो एंटीबॉडीज किसकी है?
ठीक है, एंड इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल है तो, ठीक है। इसमें आगे एक और हम लिख सकते हैं, लेट्स गिव इट सम स्पेस ओवर हियर। फर्स्ट इज एंटीजन, एंटीबॉडीज, डोनेट टू, रिसीव फ्रॉम। ठीक है, जो स्पेसिफिसिटी थी उसको हमने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया कि डोनेट टू एंड रिसीव फ्रॉम। अब इस चीज को हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास कौन से ब्लड ग्रुप्स है? लेट्स राइट। नंबर 1 इज ब्लड ग्रुप ए, नंबर 2 इज ब्लड ग्रुप बी, नंबर 3 इज ब्लड ग्रुप ए बी, एंड नंबर 4 इज ब्लड ग्रुप ओ। आप याद रखना, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं आती है, बिकॉज दैट इज सोलली प्रेजेंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन बी, राइट? वो रीसस मंकी से फाइंड किया था, तो वो चीज एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। इस पे तो फिलहाल हम यही चीजों का ध्यान देंगे। सो जो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, इसके ऊपर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा? तो एंटीजन विल आल्सो बी ए। तो एंटीजन ए है तो एंटीबॉडीज कैसी होगी? दे विल बी एंटी बी एंटीबॉडीज इन द ब्लड। Remember, antibodies are in the blood, antigen will be on the RBC. Then A जो ब्लड ग्रुप है वो डोनेट किसको कर सकता है? अच्छा, इसकी जीनोटाइप हम मेंशन करना रह गया, तो जीनोटाइप के लिए यहाँ एक और स्पेस बना देते हैं। ठीक है, नाउ इसकी जीनोटाइप्स कैसे हम याद रखेंगे? तो जीनोटाइप्स दो हो सकती है इसकी, ठीक है, दो अलील्स है इसके। एक है आई ए और दूसरा है आई ए आई, राइट? ये दो जीनोटाइप्स इसकी हो सकती है। नेक्स्ट, ये ब्लड किसको डोनेट कर सकते हैं? ये ब्लड ऑब्वियसली जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको डोनेट कर सकते हैं। पर्सन विथ एंटीजन, तो यहाँ पे जिसके पास ए एंटीजन है उन्हें दे सकते हैं। रिसीव फ्रॉम, तो ये ब्लड ग्रुप किन से रिसीव कर सकते हैं? ये ओ से रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप बी, दैट इज आई बी, और इट कैन बी आई बी आई। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये पूरा हो जाए फिर आई गिव यू सम टाइम, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का या लिख लेना। ओके, एंटीजन कौन से हैं इस पे? इट इज एंटीजन बी। तो एंटीबॉडीज कैसी होगी इसके पास? एंटी ए एंटीबॉडी होगी। फिर ये किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली द पर्सन हु हैज ब्लड ग्रुप बी, मतलब जिसके पास एंटीजन बी है उनको ये डोनेट कर सकते हैं। ये भी किससे रिसीव कर सकते हैं? और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ये दोनों से ये ब्लड रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए बी की जीनोटाइप क्या है? तो देखो इसमें आप देख सकते हो सारे दो कॉम्बिनेशन है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है, आई ए आई बी। नाउ इसके ऊपर एंटीजन कौन से होंगे? ए एंड बी एंटीजन दोनों होंगे। इनके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगी, राइट? एंड ये किनको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? तो ये तो भाई ब्लड ग्रुप उन्हीं को दे सकते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। एंड ये रिसीव किससे कर सकते हैं? ये ओ ए एंड बी तीनों से ब्लड रिसीव कर सकते हैं। दैट इज द रीजन इनको क्या बोला जाता है?
यूनिवर्सल रिसीवर, राइट, इनको कहा जाता है यूनिवर्सल रिसीवर। देन यू कम टू ब्लड ग्रुप ओ। इसमें कैसा है इसका, दिस इज द ओनली जीनोटाइप वी हैव, राइट। देन ये एंटीजन कौन से प्रेजेंट होते हैं इनपे एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इनमें एंटीबॉडीज कौन सी होती है, एंटी ए एंड एंटी बी, दोनों एंटीबॉडीज इस पे प्रेजेंट होगी। तो ये ब्लड किसको डोनेट कर सकते हैं, ये तीनों को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ए बी एंड ए बी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बताओ, यूनिवर्सल डोनर। एंड last but not the least, they can receive blood from, it is only O, right? Okay, yes, आपको डाउट है, बताइए क्या डाउट है आपको। वैसे डाउट की स्पेलिंग गलत है। ओके, तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, आई गिव यू 2 minutes, आप लिख लीजिए ये चीज। हाउ टू टॉप इन बोर्ड एग्जाम्स, तो आप अपना कंटेंट रखिए एकदम क्लियर, आपको कंटेंट में कुछ भी दिक्कत है आप हमसे डाउट्स पूछिए, टेक्स्ट बुक रीड करिए, राइटिंग स्किल्स पे फोकस करिए, कैसे आंसर्स लिखने हैं कैसे नहीं लिखने हैं। आपको अगर चाहिए तो मैं आपको वो भी ट्यूटोरियल दे सकती हूँ कि बोर्ड में कैसे पेपर लिखे जाते हैं, ठीक है। गुजसेट के लिए आप आर्या अकेडमी आ जाइए, और हमारे जो भी लाइव लेक्चर्स हैं वो आप डेफिनेटली स्टडी करिए, उन लेक्चर्स में आप प्रेजेंट रहिए। जो भी आई थिंक अमित सर, नंदन सर और कल्पेश सर जो लाइव लेक्चर्स लेते हैं उनको आप सुनिए, तो डेफिनेटली आपकी गुजसेट बेटर हो जाएगी। इफ नॉट तो आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको ट्रेन कर देंगे उसके लिए। चलते हैं आगे, तो आई थिंक आपका ये जो भी कंटेंट है ये आपने लिख लिया है अबाउट ब्लड ग्रुपिंग, राइट। इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, इफ नॉट तो मुझे एक और कंटेंट आपको बताना है, इट इज अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कैसे स्टडी किया जाता है मैं आपको बता रही हूँ। लेट्स से आर आर सॉरी वाई वाई क्रॉस विद आर आर वाई वाई का डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो इसमें वी आर गोइंग टू हैव अ टोटल ऑफ 16 स्क्वायर्स, राइट। टोटल ऑफ 16 स्क्वायर्स, इसमें हमारे पास ऐसे हम इनका पनिट स्क्वायर बनाने वाले हैं।
तो अब ये पनेट स्क्वायर को कैसे स्टडी करना है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। यू विल व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर डाउट्स, जब भी आप इसमें काउंटिंग कर रहे हैं फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक रेशियो की, यू विल स्टार्ट लाइक दिस 3 4 ऐसे। देखो बीच बीच में हो सकता है कि इसके साथ ये वाला भी आ गया हो, राइट, फिर 3 के साथ ये आया हो, 4 के साथ ये सारे आए हो, राइट। तो कैसे चलना है, ठीक है। 4 खत्म हो गया, फिर दिस इज टेकन, इसमें अपन नहीं जाएंगे। तो आप क्या करोगे, आप फिर इधर से चालू करोगे। सो मेरा क्या कहना है, लाइन आपको स्किप नहीं करनी है, लाइन बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो रेशियो जो 1:2:1 वाला रेशियो है वो वैसे ही आता रहेगा, ठीक है। सो आपने 5 पढ़ लिया, फिर 6 पढ़ लिया, फिर इसमें से तो भी यूटिलाइज हो जाएंगे। इसके बाद अगेन ये दोनों टेकन है तो आप यहाँ पे जाओगे। This is how you will continue doing it. ठीक है, this will always be the last. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है, ठीक है, और इसकी कितनी है। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दिस इज 1/16 एंड दिस इज ऑल्सो 1/16, क्योंकि ऐसा एक ही पॉसिबल है, राइट, कंप्लीटली डोमिनेंट या कंप्लीटली रेसेसिव। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट आपको याद रखने हैं। लेट मी नो अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है। और पूछेंगे इसमें से होमोजाइगस रेसेसिव कितने हैं, व्हाट इज होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है। तो इसमें वो कैसे दिखने वाले, देखो होमोजाइगस और रेसेसिव तो मतलब मुझे लगता है ये भी हो गया, पर कंप्लीट होमोजाइगस रेसेसिव बोला है तो मुझे लगता है इट इज ओनली दिस वन, दैट इज RRY, ठीक है। ऐसा अगर है तो ये पार्शियली होमोजाइगस और रेसेसिव हो जाएगा, ये कंप्लीट होमोजाइगस रेसेसिव है। समझ में आ रहा है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिमेम्बर इट। कोई भी डाउट है तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी प्रोबेबिलिटी एंड ऑल वाला। इफ डन तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जीन्स आर एंड वाई, हमने कोइंसिडेंटली यही एग्जांपल लिया था अभी। फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट इज ट्रू, राइट। ये कौन सा है, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। If RRYY produce round and yellow seeds and these produce wrinkled and green, what will be the phenotypic ratio of my F2 generation? हमने अभी पढ़ा है, देखो हमने phenotypic ratio अभी ही पढ़ा, F2 generation का डायहाइब्रिड क्रॉस है, phenotypic ratio 9331 है, राइट। तो आपको याद करना है ये, what is the ratio, it is 9331 of my F2 generation. क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजीनिक ट्रेट। नाउ पॉलीजीनिक ट्रेट के लिए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैसा है, मतलब देखो इस वर्ड को समझो पहले आप। पॉलीजीनिक मतलब मेनी जीन्स, ठीक है। सो इसकी पैटर्न कैसी है, इसकी नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न नहीं है, क्यों, बिकॉज मेंडेलियन पैटर्न कौन सी वाली है बताओ। नंबर 1 इज डोमिनेंस, डोमिनेंस वाला उनका रूल है, राइट। नंबर 2 इज सेग्रीगेशन,
और नंबर 3 इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। राइट, नंबर 3 इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो ये जो सारे हैं ये मेंडेलियन पैटर्न्स हैं। राइट, सो नॉन मेंडेलियन पैटर्न में पॉलीजीनिक आएगा, प्लियोट्रोपी आएगा, मल्टीपल एलीलिज्म आएगा, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारे नॉन मेंडेलियन, या तो इसको बेटर वे में बोल सकते हैं नियो मेंडेलियन, मतलब न्यू एरा, मेंडल के बाद का नया जो एरा है वो। एंप्लॉयडी इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर where chromosome number is not exact copy of the haploid set। क्यों? बिकॉज उसको हम कैसे दिखाते हैं, 2n-1, 2n+1, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट इज इट? इट इज आइदर एडिशन और डिलीशन। इट इज प्लस आई मीन बी और सी, दैट इज प्लस और माइनस। बी है मेरा आंसर। राइट, with when a tall pea plant with round seeds was self। ठीक है, देखो tall and round, ठीक है, ये डायहाइब्रिड है। देखो काफी बच्चों को डिसाइफर करना नहीं आता कि ये डायहाइब्रिड है या मोनोहाइब्रिड है, तो हम वर्ड बाय वर्ड जाएंगे, क्वेश्चन को समझने की ट्राई करेंगे। tall and round was said reproduces the progeny of। अब tall and round के बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे one is this tall round, ठीक है, एक ये हो गया जीनोटाइप, फिर हो गया टॉल राउंड, फिर हो गया टॉल एंड राउंड, एंड लास्ट हो गया टॉल एंड राउंड। इसके सिवा कोई भी और जीनोटाइप पॉसिबल है क्या, बताओ कमेंट्स में। ठीक है, so these are the only genotypes possible। Now it will produce tall plants with round seeds। ठीक है, टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स, ये सारे टॉल विद राउंड सीड्स ही है वैसे। एंड टॉल प्लांट्स विद रिंकल सीड्स भी ये प्रोड्यूस करता है। देखो रिंकल सीड्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, रिंकल सीड्स यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, तो मेरे पास ये दो प्रोबेबिलिटीज है। अब इनमें से कौन सा हो सकता है, तो इसका मैं आपको आंसर बताती हूँ और क्यों वो भी। देखो दोनों में टॉल लिखा है, राइट, तो वेरी हाई चांसेस है कि यहाँ पे dwarfness is not there in the picture, and that is why we are going with this one। So capital T is capital R and small r is my genotype, option B। Now दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। नंबर 1, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल साइकिल resulting in the gain or loss of whole set of chromosome is in an organism is known as aneuploidy। Failure of cytokinesis after anaphase stage of cell division results in gain or loss of chromosome called polyploidy। देखो failure of cytokinesis मतलब सेल डिविजन नहीं हुआ आफ्टर एनाफेज। साइटोकाइनेसिस एनाफेज के बाद नहीं आता है, वो किसके बाद आता है, टेलोफेज के बाद ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स। तो ये वाला तो गलत हो गया स्टेटमेंट। नाउ फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्टिंग इन द गेन और लॉस ऑफ होल सेट इज नोन एज एन्यूप्लाइडी। तो वो सेट नहीं है, वो तो एक क्रोमोसोम की बात है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। Then you have lots of types of neomendelism and उसके examples है all the time। जैसे match the column कर रहे हैं आज भी वैसे ही करेंगे, जो आपको सबसे easy लगता है वो आंसर कर दो। Let's see इसमें कौन सा कर लेते, कोडोमिनेंस में ब्लड ग्रुप्स एंड ह्यूमन कर ले, अभी पढ़ा है हमने, राइट। सो बी का ऑप्शन 1 मेरे पास ऐसे दो हैं, राइट। अगेन आई विल नॉट हेस्ट, मैं चेक करूंगी कोई सिमिलर ऑप्शंस है।
ना भी हो, तो अगर एक चीज से मुझे आंसर मिल जाता है तो क्या प्रॉब्लम है, राइट? ए में आंसर कैन बी 2 और 4, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 2 और 4, and the answer here is 2, so my option is B, right? Not solving the whole thing is the key, saving time. Next, given below are two statements when many alleles of a single gene govern a character. बहुत सारे alleles एक जीन के एक कैरेक्टर को ये कर रहे हैं, govern a character, it is called polygenic inheritance. When many alleles नहीं होता है of a single gene, many genes होता है, तभी उसे polygenic कहते हैं, right? Statement 2, in polygenic inheritance the effect of each allele is additive. So in this case the statement 1 is wrong and 2 is also false. Both the statement are false. It's not additive, it is cumulative. तो सारे मिलकर करते हैं वो काम. Down syndrome, alpha thalassemia, beta thalassemia, and Klinefelter syndrome. Now Down syndrome is also known as what? 21st trisomy. Do you know that 21st trisomy? क्योंकि जो 21st pair of chromosome है उसमें instead of 2 तीसरा chromosome भी होता है, जिसके वजह से the person suffers from Down syndrome. So this is with 3, A का option 3, मेरे पास एक ही आंसर है, right? Let's see the other answer as well. B का 4, alpha thalassemia 16th chromosome, beta thalassemia is 11th chromosome, Klinefelter syndrome X chromosome. Klinefelter's का कैसा होता है? This person has X, X, Y, right, as the 23rd pair. So X, X and Y, मेल एंड फीमेल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आपको देखने मिलेगी, ठीक है? कोई डाउट्स है आपको? चलते हैं आगे. In a plant, black seed color, that is either BB or BB, is dominant over white seed, right? In order to find out the genotype of the black seed plant, which of the following will you cross it? अब देखो, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है. क्या पूछ रहे हैं आपको कि आपके पास एक ये पॉसिबिलिटी है एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये है. तो इनमें से किसके साथ इस प्लांट को क्रॉस करेंगे जिससे हमें आंसर पता चले कि ये है या तो ये है. सो लेट्स ट्राई विद दिस वन, राइट? कैपिटल बी को हम क्रॉस करते हैं स्मॉल बी के साथ. सो हमें क्या मिलेगा? 1:2:1 रेशियो में मिलेगा कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल, राइट? फिर अगर इसी को हम कैपिटल स्मॉल के साथ क्रॉस करते हैं, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी क्रॉस विद स्मॉल बी, तो क्या आंसर मिलता है? तो इसमें लेट्स मेक दिस पनेट स्क्वायर ओनली. कैपिटल स्मॉल, स्मॉल एंड स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल, कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल. तो यहाँ पे 1:1 रेशियो में मिल रहा है. तो जैसे हमें रेशियोज मिलने लगेंगे हमें आइडियाज आते रहेंगे कि इसको किसके साथ क्रॉस करना चाहिए, राइट? सो आंसर इज कैपिटल ए, आई मीन स्मॉल बी इज द आंसर. प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव डाउट्स. A pink flower snapdragon plant was crossed with red flower snapdragon
what type of phenotype is or are expected in the progeny. अच्छा, little did you know about snapdragon, उसका जो क्रॉस है, ठीक है, वो R and R में होता है, right? So R here, capital R stands for red and small r stands for white, but capital small will stand for pink, right? ये याद रखना है और फिर ये करना है. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? पिंक इज क्रॉस्ड विद रेड. मैं आपको पिंक की जीनोटाइप दिखा रही हूँ. दिस इज पिंक एंड दिस इज रेड. व्हाइट का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है. लेट्स सी क्या होता है. पिंक क्रॉस्ड विद रेड. यस और नो? है ना? नाउ लेट्स सी कैपिटल आर्स, दैट इज रेड, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल आर्स, कैपिटल स्मॉल. 1:1 रेशियो में रेड इज टू पिंक आएगा. ठीक है. व्हाट इज एक्सपेक्टेड, व्हाट फिनोटाइप? तो 50% रेड, 50% पिंक. रेड फ्लावर as well as pink flower. Red, pink and white? No. Only pink, only red? No. Red flower as well as pink flower. People will be puzzled कि मैम इधर कैपिटल आर है तो रेड क्यों नहीं है? बिकॉज ये किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट? किसका एग्जाम्पल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है. इसको पूरा हम कोर्स से सॉल्व कर रहे हैं. लेट मी नो इफ यू हैव डाउट्स. All right, so let's go ahead. Now, which of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? This is the first most law, and इसका statement आपको याद रखना है because this comes in MCQs. What is the statement? Out of contrasting pairs, okay, if one is crossed, that is pure tall, or you can say pure parents are crossed, then the one that appears, sorry, in F1 generation will be considered dominant. The one that is hidden and that only appears in the F2 generation is recessive. Okay, great. Out of a pair of factors, one is dominant and the other is recessive. This is correct. Alleles do not show any expression and both the characters appear such in F2. No, both will not just appear in F2, right? Factors occur in pair in normal diploid plants. Yes. What are factors? फैक्टर्स उन्होंने बुलाया था, अब उन्हें हम कहते हैं genes. The discrete unit controlling a particular character is called as a factor. Yes. The expression of only one of the parental characters is found in a monohybrid cross. Yes, this is true. But pure monohybrid cross, है ना? तो यहाँ पे we have A. Okay, A correct है. So let's see elimination method देख लेते हैं एक बार, हम वो भूल ही गए अभी करना. सब में B कॉमन नहीं है, सब में C कॉमन है. यस. A भी कॉमन है, इसमें B है, इसमें B है, C and E. ओके, तो हमने कौन सा for sure कैंसिल किया है? B. तो B वाले कैंसिल हो गए, हमें ऑटोमेटिकली अपना आंसर मिल गया है A, C, D and E only, and pretty much right. एक ही इनकरेक्ट है, so the answer is A. Very good. चलो चलते हैं आगे. Select the correct statement with respect to mechanism of sex determination. Sex determination अलग अलग organisms में अलग अलग ways में होता है. हमारा जो है chromosomal है, right? It is an example of female heterogamety. Yes, male produces two different types of gametes, either with or without X chromosome, right? Total number of chromosomes or autosomes
and sex chromosomes are same in both males and females? No, all eggs bear an additional X chromosome besides the autosomes. So now over here इन्होंने जो explanation दिखाया है, just check, males में AA प्लस XO होता है ना, जब हम XO लिखते हैं मतलब यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका जो नंबर है ऑफ क्रोमोसोम्स इज ऑड, वेयर एज जो फीमेल्स है इनमें इवन नंबर का है, राइट? सो फीमेल के इवन नंबर एंड मेल्स में XO. सो ग्रास हॉपर में मेल्स में कैसे लिखेंगे हम, AA प्लस XO, या फिर सिर्फ X लिखते हैं तो हमें याद रहेगा, फीमेल्स में AA प्लस XX, राइट? अब चेक करो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फीमेल हेटेरोगेमिटी? नो, ये है ही नहीं, हमारा आंसर मिल गया, राइट? बट स्टिल लेट्स चेक, male produces two different types of gametes, that is either with or without X chromosome. करेक्ट है, क्योंकि जो आधे हैं वो डबल ए प्लस एक्स होंगे, जो आधे हैं वो डबल ए प्लस ओ, that is not present. Then you have D, all eggs bear an additional X chromosome besides the autosomes, right? So this is correct. Select the correct statement about sickle cell anemia. Sickle cell anemia क्या होता है? This is the normal shape of human RBC. Sickle cell anemia के वक्त sickle shape के हो जाते हैं, ठीक है? तो इसमें से इसमें transformation. There is a change in gene for beta globin. Yes, beta globin there is a valine piece of lysine. It is an example of point mutation in the normal gene. U is replaced by A. Again, I'll have to show you over here. यहाँ पे GAG होता है, राइट? इंस्टेड ऑफ दैट क्या हो गया है, GUG. So point mutation is definitely the case here. Point mutation, option C is correct. ऑप्शन सी दो में है, इसमें A है, इसमें B and D है. Let's go ahead. बीटा हेमोग्लोबिन की जो चेन है उसमें ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन है इन द 6th पोजीशन. देखो आपको इतना कुछ, हेलो, ओके, अब वॉइस आ जाएगी, ठीक है? सो ओवर हियर हमारे पास सिर्फ ए एंड सी करेक्ट है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे बीटा ग्लोबिन में चेन है, यहाँ तो ग्लूटामिक एसिड है, तो वैलिन लाइसिन इज नॉट राइट. गोइंग अहेड, certain plant homozygous. What is homozygous? For yellow seeds and red flowers was crossed with a plant homozygous for green seeds and white flowers. In F1 plants had yellow seeds and pink flowers. The F1 plant was said to get F2 progeny. Assuming independent assortment of the two characters, how many phenotypic categories are expected for these characters in the F2 generation? Mind-boggling question. Let's start first. Homozygous for yellow seeds. So parent 1 लिखेंगे capital Y and red flowers, ठीक है? तो मैं लिख रही हूँ capital R. Was crossed with a plant, तो यहाँ पे parent 2 which is homozygous for green seeds, मैं लिखती हूँ ऐसे, and white flowers, ठीक है? Now आप ध्यान दो, इनके जो F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ये वाला जो केस है यहाँ पे नॉर्मल डोमिनेंस दिखता है, राइट? तो F1 प्रोजेनी कैसा दिखेगा, कैपिटल Y, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? बट बोथ ऑफ देम आर येलो. नेक्स्ट, pink flowers. So we have this. यही लिख देते हैं कैपिटल स्मॉल r and r. So what is this called? Yellow, pink, right?
सो हम जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है द कलर ऑफ सीड, इसके लिए क्या देख रहे हैं? प्योर डोमिनेंस। लेकिन जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हम देख रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट? सो द F1 हैज येलो एंड पिंक, द F1 वर सेल्फ्ड, इसको हम सेल्फिंग करेंगे। अब हमें तो पता है सेल्फिंग करने पे क्या रेशियोज आते हैं। To get F2 progeny, assuming independent assortment of the two characters, independently ही assort हो रहे हैं, तो in short आपको तो y y r r वाला जो पनिश करे वही माइंड में रखना है, ठीक है? How many phenotypic categories are expected of these characters in the F2 generation? कितने different phenotypes possible हैं, ठीक है? तो इसका phenotypic ratio बताना मुझे, phenotypic ratio, right? Phenotypic ratio is 9, 3, 3, 1. You know what is that? Phenotypic categories कितनी है? Characters 4 होगा या 16? बताओ, 4 और 16? ओके, नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि हम ये जो 9331 बोलते हैं, देन व्हाट इज दैट? 9 is obviously for this, 1 is for this, 3 is for this, and this 3 is for this, right? So ये वाला जो है, ये दोनों होंगे येलो एंड व्हाइट, this is going to be yellow and red, this is also going to be yellow and red. No, this is going to be like this, y y r r, okay? यहाँ देख लो, right? So this is y y r r, y y r r, y 3, y y r r, y y r r. So the categories are 4. In case you could answer it, right? Let's go for the next question. In which disorder change of single base pair in the gene for beta globulin results in the change of glutamic to valine? हमने पढ़ा था कि lysine is not the answer. This was the correct one. Which is that? It is sickle cell anemia. Just read, right? Next, a heterozygous pea plant with violet flowers was crossed with a homozygous pea plant with white flowers. Heterozygous with violet. Violet heterozygous है. ऐसे crossed with homozygous white. ठीक है, this is the condition. Violet is dominant. Which of the following respects the expected combination among 40 progenies formed? Now see, हमेशा जब आपको एक नंबर दिया जाता है, आपको रेशियो उस तरीके से लिखना पड़ेगा. जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें जो प्रोजेनीज मिलती है, इसका रेशियो इज 1:2:1. मतलब 1 is this, 2 is this, 1 is this. ठीक है, अब टोटल कितनी है? 40 प्रोजेनीज प्रोड्यूस हुई है. Expected combinations, okay, so all 40 are violet? No, all 40 cannot be violet. इसमें 4 है, so 40 divided by 4, so it comes to 10. So 10, 20, 10. Simple. Now, uh, 30 produced are violet and 10 produced are white. हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा. Is this very much correct? D is not the correct answer. Correct is C. Okay? कैसे आया वो चेक किया? All right, so this was the last question for today. I hope आपने बहुत कुछ सीखा है. We'll take this chapter again if possible.
बट डेफिनेटली रीच आउट टू अस। मैंने जैसे आपको डिटेल्स बताई, अगर आपको कोई भी डाउट्स या कुछ है तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच एंड आई कम बैक विद अ बेटर चैप्टर नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।